हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2 स्टडीज। देखना, पहले हमने डिस्कशन देखा, फिजिक्स के बारे में देखा। उसके बाद मैंने पहले जो बताया था वो बल बताया और बल के प्रकार के बारे में बताया। हमने जो बलों के प्रकार देखे वो आपने देखे नाभिकीय बल, उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय बल या चुंबकीय बल। उसके बाद रहा कि बलों का समूह है जिसे वान डर वाल बल का नाम दिया है, और जो चौथे नंबर पर बल था उसे गुरुत्वीय बल के रूप में देखा। उसके बाद मैंने सीक्वेंस में बताया कि सबसे प्रबलतम बल कौन सा है और सबसे लोएस्ट प्रकार का या सबसे कमजोर प्रकार का बल कौन सा होता है। उन बलों की बात की जाए तो ये जो बल होता है, पहली बात तो यह विस्थापन को दर्शाने की स्थिति है। मान लीजिए किसी भी जगह पर या किसी दीवार पर मेरे द्वारा कोई बल लगाया गया है और यदि उस दीवार में विस्थापन हुआ है, और विस्थापन भी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो मतलब यह है कि कोई भी द्रव्यमान का पिंड और उस द्रव्यमान के पिंड में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन जो कहलाएगा या वो जो स्थिति रहेगी वह कहलाएगी बल, फोर्स की स्थिति रहेगी। इसके बाद बलों के जो प्रकार में देखा था वह आपका पहला नाभिकीय बल, सेकंड नंबर पर विद्युतीय बल, और विद्युतीय बल को चुंबकीय बल का नाम भी दिया है। या तीसरी स्थिति रहेगी आपका वान डर वाल बल, और यह वान डर वाल बल एक बल ना होकर यह बलों का समूह है जिसके अंदर आसंजक बल, सहसंजक बल और आपका घर्षण या घूर्णन वगैरह की जो स्थिति है। और जो चौथे नंबर पर बल था उसे गुरुत्वीय बल के रूप में देखा है। देखना, नाभिकीय बल जो था वह अत्यंत अल्प दूरी पर लगने वाला बल था। मतलब नाभिक में क्या रहेगी? प्रोटॉन की स्थिति, और प्रोटॉन जो रहेंगे दो या दो से अधिक जो प्रोटॉन है वह समान आवेश होने के बावजूद कैसी स्थिति को दर्शा रहे हैं? आकर्षण के भाव को दर्शा रहे हैं। जब ये आकर्षण के भाव को दर्शा रहे हैं तो यह अत्यंत कम दूरी पर लगने वाला बल था। उसके बाद विद्युतीय या चुंबकीय बल था, तो यह जो था यह दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल था। हो सकता था कि वह पॉजिटिव और नेगेटिव प्रकार का आवेश रहा हो, या हो सकता था वह आपके चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल की स्थिति थी, उनका आवेश रहा होगा। तो यह दो आवेशों के मध्य लगने वाला लेकिन दूसरे प्रकार का प्रबलतम बल है। पहला प्रबलतम बल नाभिकीय बल के बारे में चर्चा की थी। तीसरे नंबर का जो बल था यह वान डर वाल बल है। इसका मतलब यह है बलों का समूह है, या तो यह गैसों के बीच, गैसेस के बीच, या रहा होगा यह किसी पदार्थों के बीच में, जो अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है यह वान डर वाल बल है। यह तीसरे नंबर का सबसे प्रबलतम और दूसरे नंबर का कमजोर बल है। उसके बाद देखा गुरुत्वीय बल, यह सबसे कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल है, परंतु यह अनंत दूरी तक लगने वाला बल है। अनंत दूरी तक की स्थिति है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से मान लीजिए किसी भी चीज को हमने पलायन के या अंतरिक्ष में किसी चीज को भेजा तो वह वस्तु पृथ्वी के द्वारा इसी बल के द्वारा खींची जाती है। तो यह जो स्थिति है वह गुरुत्वीय बल है। उसके बाद मैंने सीक्वेंस बताया कि पहले नंबर का प्रबलतम नाभिकीय, दूसरे नंबर पर विद्युतीय, तीसरे नंबर पर जो रहेगा वान डर वाल, और चौथे नंबर का सबसे सबसे कमजोर प्रकार का बल रहेगा वह गुरुत्वीय बल है। ये प्रबलतम है, ये उससे कमजोर प्रकार का है, फिर सारे के सारे कमजोर प्रकार के बल होते चले जाते हैं। उसके बाद जो था इसी चैप्टर का रहेगा एक गति, और गति के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो गति के नियम थे, पहली बात तो किसने दिए थे? तो ये भाई साहब न्यूटन ने बताए। और न्यूटन के गति के नियमों में 3 नियम आते हैं। अब जो सवाल यहां से बनता है या एग्जाम में पूछा जाता है वह आपको दिया जाएगा उदाहरण, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछेगा बताइए कौन से गति का नियम लगा है। देखना, पहले गति के नियम की बात की जाए तो यह कहलाता है जड़त्व का नियम।
इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है और यदि आप उस वस्तु में परिवर्तन लाना चाहते हो उसकी अवस्था में, जब उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हो तो वह वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करती है। इसका मतलब यह है वह अपने जड़त्व का विरोध करती है। कोई भी हो, मान लीजिए मैं जिस अवस्था में हूं वहीं उसी अवस्था में बने रहना चाहता हूं, प्रकृति का नियम है। मान लीजिए आपके अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर आपके हाव भाव में, आपके रहन सहन के तरीके में चेंजेस करना चाहे तो आपके स्वर जो रहेंगे विरोध के रहेंगे। या इस तरीके से देखा जा सकता है कि आप मान लीजिए कोई जगह पर किसी शहर में जाकर तैयारी कर रहे हैं और जब तैयारी कर रहे हैं 4-5 साल हो गए, आपकी जॉब नहीं लगी है। एक दिन घर वालों का फोन आता है और आपकी मम्मी कहती है कि बेटा सामान उठाओ और घर लौट कर आ जाओ, आपकी नौकरी लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लिए और कोई जरूरत नहीं है वहां परेशान होने की। आपने कहा कि अभी तो मेरी तैयारी हुई है, आप विरोध बोलो, विरोध के स्वर में बोलोगे, अभी तो मेरी तैयारी हुई थी, अभी तो मैं तैयारी कर चुका था, मुझे पता चला था, मैं पेपर दे दिया है, ये होगा, मैं लग जाऊंगा, 1 साल की बात है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ये स्थिति रहेगी तो आपने उस अवस्था का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि आप ठीक ठाक रह रहे थे, आपको वो माहौल सूट कर गया था उस शहर का, आप उसी शहर को पसंद करने लगे थे। आपको घूमने फिरने की आज़ादी थी, खाने पीने की आज़ादी थी, आपको जब पढ़ना था पढ़ते थे, नहीं पढ़ना था नहीं पढ़ते थे। तो ये जो क्या रहेगी, आपकी सुख सुविधाओं में, सहूलियत में क्या रहा, विरोध रहा। और जब ये विरोध था तो इसी का मतलब ये है कि उस जड़त्व का विरोध किया जा रहा है। आप जैसी अवस्था में हो उसी अवस्था में बने रहना चाहते हो। अब देखना, यहां से जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको कोई भी एक उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद आपसे सवाल वहीं से पुटअप किया जाएगा। चलिए पहला ही देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं कि बेसिक सा है और हर एग्जाम में, हर किताब में हो सकता है पहले के जो एग्जामिनर थे वो वहीं से उठाते थे सवाल, कि एक घुड़सवार है और वो घोड़े के ऊपर बैठा है। जब घोड़े के ऊपर बैठा है तो यह घोड़ा जैसे ही आगे की ओर चलता है तो यह घुड़सवार पीछे की ओर, और यदि यह घोड़ा रुक जाता है तो यह घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों? अब देखना, मान लीजिए यह घोड़ा है और घोड़ा जब खड़ा है, आप उसके ऊपर बैठे हो। जब यहां आप बैठे हो तो आपका स्थिति क्या है, संतुलन की है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही यह घोड़ा आगे की ओर चलता है तो आपके यहां पर जो पैर रहेंगे वो पैर तो है इसके संपर्क में, और यह स्थिति क्या रहेगी, आप यहां तक का जो हिस्सा है, मतलब नीचे का जो हिस्सा रहेगा यह घोड़े के साथ गति करेगा, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वह उतनी गति या उस स्पीड के साथ संभाल नहीं पाएगा और यह थोड़ा पीछे की ओर गिरेगा। मतलब मांसपेशियां नीचे की जो है उसके संपर्क में है, घोड़े के शरीर के संपर्क में है, तो वह उसी के साथ चलेंगी, लेकिन ऊपर का भाग संपर्क में नहीं होने के कारण यह पीछे की ओर धक्का खाता है। दूसरी स्थिति है कि घुड़सवार जैसे ही रुकता है घुड़सवार आगे की ओर गिरता है। मतलब यह है, इस स्थिति में भी नीचे का जो पार्ट रहेगा, पैरों का जो हिस्सा है वह संपर्क में है। घोड़ा रुका, आपकी मांसपेशियां थी उसके संपर्क में थी, रुकी, लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा था ये संपर्क में नहीं था, ये हवा में था। जब ये हवा में था तो उस अवस्था में वह आगे की ओर गति करता है। क्यों? क्योंकि वह चलना चाह रहे थे, तो जब चलना चाह रहे थे घोड़े ने रुका तो यह हिस्सा जो था वह आगे गति करना चाह रहा था, लेकिन गति इन पैरों की वजह से नहीं कर पा रहा था, तो वह आगे की ओर गिरने की अवस्था में आ जाता है। अब दूसरी स्थिति देखना, यहीं से दूसरा एग्जाम्पल जो रहेगा वो इस तरीके से पूछेगा कि एक पेड़ की टहनी है और पेड़ की टहनी को हिलाने पर उससे फल गिर जाते हैं। क्यों? मान लीजिए पेड़ था और पेड़ की टहनी थी, वो संतुलन की अवस्था में थी, कोई हलचल नहीं थी। आपने किसी टहनी को पकड़ा और हिलाया, जैसे ही हिलाते हैं तो जो फल लगा हुआ है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार की स्थिति रही होगी और ये यहां पर फल लगा था। अब आपने यहां से पकड़ा और हिलाया तो हिलाने के दौरान वह टहनी जो थी वो तो गतिशील अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो नीचे फल लगा हुआ था वो उतनी तेज गति के साथ गतिशील नहीं हो पाता है। जब गतिशील नहीं हो पाता है तो वह फल टूटकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद तीसरा उदाहरण इस तरीके से पूछेगा आपसे
कि कोई भी कंबल है और इस कंबल को छटकने पर जो इसके ऊपर धूल के कण लगे होते हैं, यह धूल के कण, या आपने किसी छड़ से मारा है तो जैसे उसको छड़ से मारेंगे तो कंबल तो गतिशील हो गया, लेकिन उस कंबल के ऊपर जो भी कण थे वो गतिशील अवस्था में नहीं आ पाते हैं। जब गतिशील अवस्था में नहीं आ पाते हैं तो वो धूल के कण वहां से दूर हट जाते हैं। उसके बाद देखना अगला जो उदाहरण आपसे पूछेगा, तो उदाहरण यह पूछेगा कि कोई भी एथलीट है और वह एथलीट लंबी कूद से पहले कुछ दूरी दौड़कर आता है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस रही होगी और जब ये डिस्टेंस रही होगी तो वह रनिंग कर आएगा, और जब वो दौड़ कर आएगा तो वो यहां से जंप करेगा और जंप करने के बाद वह लंबी दूरी को कवर कर पाता है। ऐसा क्यों? तो देखना, यदि वो व्यक्ति या एथलीट यहां से खड़े होकर जंप करता, जब यहां से जंप करता तो वह हो सकता था वो इसी जगह पर आकर गिरे, कम दूरी कर पाता। क्यों? क्योंकि जो पैर थे वह जंप करता तो ये पैर तो उसके साथ गतिशील हो जाते, लेकिन दूसरी जो स्थिति रहेगी वह ऊपर का भाग इतनी जल्दी गतिशील नहीं हो पाता, जिसके कारण वह कम दूरी को ही कवर कर पाता। लेकिन यदि वह दौड़ कर आता है तो दौड़ने के साथ साथ क्या रहेगा, उसके पैर भी और ऊपर का जो हिस्सा रहेगा, धड़ का हिस्सा, वह भी गतिशील हो जाता है। जब गतिशील हो जाता है तो वह जैसे ही जंप करेगा तो दोनों रनिंग कंडीशन में रहेंगे। जब रनिंग कंडीशन में रहेंगे तो ज्यादा दूरी को कवर कर पाता है। उसके बाद अगला सवाल इस तरीके से घुमाकर पूछेगा कि मान लीजिए आप बस में हो और बस में आप यात्रा कर रहे हो अपनी मां के साथ। अब इस बस में, सरकारी बसों की बात की जाए तो कुछ सीट होती है वो 90 डिग्री के आसपास बनी रहती है, और प्राइवेट जो होती है वो उनका एंगल जो होता है वह कुछ 120 डिग्री के आसपास की अवस्था है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप सरकारी बस में बैठे हो, और जब सरकारी बस में बैठे हो तो आपकी मां जो है वो पीछे यहां पर बैठी है, और आप जो है भाई साहब यहां पर बैठे हैं मस्ती के साथ। जब आपकी मां ने थोड़ा बहुत फिजिक्स का ज्ञान है, वह बार बार आपको पीछे सटाकर बैठाने की कोशिश करती है, लेकिन आप छोटे हो, और जब छोटे हो तो चुलबुले टाइप के भी हो। अब उस अवस्था में आप बार बार आगे की सीट को पकड़कर या उसी के साथ बैठने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, मस्ती के साथ, दिमाग में मस्ती छाई है। जब ये स्थिति रहेगी तो आप जैसे ही वह बस मान लीजिए ब्रेक लगाती है, और जब ब्रेक लगाती है तो वह व्यक्ति क्या होता है, आगे की ओर गिरते हैं, या आप क्या होगे, आगे की ओर गिरोगे। लेकिन आपकी जो मां है वह संतुलन में है, उसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर दूसरी अवस्था जो रहेगी, मान लीजिए वह बस जो थी, उस बस ने स्पीड बढ़ाई या रेस एकदम से स्टार्ट किया और तेजी से उसने चलाना स्टार्ट किया, तो यह जो बच्चा होगा वो पीछे की ओर गिरेगा, और ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर गिरता है। ऐसा क्यों? अब देखना, मान लीजिए बस जो थी वो एकदम से स्टार्ट होती है। जब वह स्टार्ट होती है तो आपका केवल नीचे का हिस्सा बस की सीट के संपर्क में था। उसी अवस्था में क्या हुआ, केवल यही हिस्सा जो था वो चलने लगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो था वह संपर्क में ना होने के कारण पीछे की ओर गति करता है। इससे होता क्या है कि वह जो व्यक्ति होगा वह पीछे की ओर, या आप क्या होते हैं, सीट के पीछे की ओर गिरते हो, और कुछ अवस्थाएं इस प्रकार से रहेंगी, आपके पैर ऊपर होंगे और यहां पर गिर जाओगे। दूसरी अवस्था में यह रहेगा कि मान लीजिए बस चल रही थी और चलने के दौरान उसने ब्रेक लगाया। जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो आप कहां बैठे थे, यहां बैठे थे, और आप आगे की ओर गिरते हो। क्यों? क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है ये तो फिर टच में है, लेकिन ऊपर का धड़ फिर टच नहीं है या संपर्क में नहीं है, तो ये आगे गति करना चाहते हो, मतलब जैसी अवस्था में आप बने रहना चाहते हो वैसे ही स्थिति आपका सहन करने की रहेगी। या जैसे बस में कई बार खड़े होकर या पकड़कर आप जब ट्रैफिक आप कर रहे होगे सफर, तो उस दौरान भी जब बस से ब्रेक लगाए होंगे तो सारी भीड़ जो है वो आगे की ओर गति करती होगी, और जैसे उसने स्टार्ट किया होगा तो पीछे की ओर भागती होंगे या एक दूसरे पर गिरने की अवस्थाएं रहती है। ये सामान्य सी बात है। अब इस अवस्था में भी देखना,
मैंने कहा कि सरकारी रोडवेज की जो बसें होती है 90 डिग्री पर, जो प्राइवेट जो होती है थोड़ी सी लग्जरी या वोल्वो टाइप की जो बस होती है उनकी सीट 120 डिग्री के आसपास होती है। ऐसा क्यों, इस चीज को भी समझना। मान लीजिए आप 90 डिग्री की सीट पर बैठे हो तो कुछ इस प्रकार की अवस्था रहेगी और आपका जो संपर्क का भाग रहेगा वह कम रहेगा इस सीट के साथ, या आप इस तरीके से स्टैंडिंग कंडीशन में थोड़ी देर बैठ पाओगे, फिर उसके बाद क्या तो आप आगे होगे या पीछे की स्थिति रहेगी। और दूसरी जो स्थिति है वह कुछ मान लीजिए इस प्रकार की अवस्था है 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री में क्या रहेगा कि आप थोड़ा सा लेटकर पीछे की ओर बैठोगे। जब बैठोगे तो आपकी जो स्थिति है वह पीछे तक रहेगी और पूरा भाग जो है वो सीट के संपर्क में है। इसका मतलब यह है बस के संपर्क में रहेगा। जब बस के संपर्क में यह स्थिति रहेगी तो आपको ज्यादा ना तो ब्रेक के झटके महसूस होंगे और ना ही आगे चलाने और रोकने के झटके महसूस होंगे, और आराम से आप सोई हुई कंडीशन में भी सफर का आनंद ले पाओगे। उस अवस्था में आपको ज्यादा क्या नहीं होना पड़ेगा, विचलित नहीं होना पड़ेगा कि आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, यह इस स्थिति में रहेगा। एक सवाल इसी तरीके से थोड़ा सा घुमाकर भी पूछ सकता है, आपको कहेगा कि मान लीजिए आप जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मतलब एक रेल है या रेल की उस डब्बे में आप बैठे हो और बैठने के बाद कहा है कि आप मान लीजिए कोई रेल है और इसमें ये खिड़कियां हैं, आप कहीं भी बैठे हैं और जब बैठे हैं आपके हाथ में एक बॉल है। ये मान लेते हैं आप बैठे हैं और आपने एक बॉल को ऊपर की ओर उछालते हो। तो पहली कंडीशन तो यह है कि जैसे आपने बॉल को ऊपर की ओर उछाला वह बॉल आपके कैच हो जाती है, मतलब जैसे उछाला तो उसे वापस आप कैच कर पाते हो। दूसरी कंडीशन यह रहेगी कि मान लीजिए आपने बॉल को ऊपर की ओर उछाला लेकिन वह बॉल जो है वह आगे की ओर गिरती है, आगे की ओर। और तीसरी कंडीशन जो है उसे कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने फिर बॉल को उछाला और वह बॉल पीछे की ओर गिर जाती है, पीछे की ओर गिरती है। बताइए क्या कंडीशन रही होगी। हो सकता है आपसे इस तरीके से सवाल पूछ ले तो क्या रही होगी स्थिति। अब देखना, पहली स्थिति पर ध्यान देते हैं। आप सफर कर रहे थे और आपके हाथ में गेंद थी, उस गेंद को आपने ऊपर की ओर उछाला। मान लीजिए ट्रेन की जो स्पीड रही होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मान लेते हैं। अब इस स्थिति में आपके हाथ में बॉल थी, आप भी 40 के स्पीड से दौड़ रहे थे या उसमें बैठे थे और बॉल भी 40 के हिसाब से थी। अब वो बॉल जो थी ऊपर उछाली और ऊपर उछालने के बाद वह गति कितनी पे कर गई, 40 पे थी और 40 पर वो बढ़ेगी, आप भी 40 के साथ ही बढ़ोगे। वह बॉल ऊपर जाने के दौरान यहां तक आती है। अब 40 से आपने ऊपर फेंचा तो यहां जो बीच में जो गैप रहेगा उसी दौरान वह बॉल भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ोगे। तो वो सीधी सी बात क्या रहेगी, आप मान लीजिए बढ़े और यहां तक पहुंचे, जैसे वहां पहुंचे तो आपकी बॉल कैच हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां 40 पर ही थी स्पीड, ट्रेन ने कोई चेंजेस अपने आप में नहीं किए। दूसरी कंडीशन में देखना, आपने फिर बॉल को ऊपर की ओर उछाला और उछालने के बाद वह बॉल आगे की ओर गिर जाती है। अब ये 40 पर थे और आप भी 40 पर थे। जब 40 की स्पीड से ऊपर की ओर दौड़ रहे थे तो यहां बॉल उछाली और उछालने के बाद हो गई कंडीशन कि भाई ये ऊपर चलेगी, आपके संपर्क में नहीं थी, ये हवा में थी। जब ये हवा में थी तो आप वापस जब ये गिरेगी उस दौरान ये आगे गिरती है। इसका मतलब ये है कि आप 40 पर दौड़ रहे थे और ये बॉल भी 40 पर थी। जब ये 40 पर थी तो उस सेकंड में हो सकता है 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड हवा में रही, और जब ये हवा में रहेगी तो उस अवस्था के दौरान 2 या 3 सेकंड में ट्रेन ने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो यह आप तो उसके साथ रुक गए, लेकिन क्या यह बॉल ट्रेन के संपर्क में थी? नहीं, हवा में थी। जब ये हवा में थी तो यह बॉल कहां गिरेगी? आगे की ओर गिरेगी, आपके कैच
नहीं आ पाएगी। आप तो वहां रुक गए, मतलब 40 से हो सकता है इसने 36, 38, 37 कितने भी स्पीड पर लेकर आ गई हो अपनी ब्रेक लगाकर, तो उस दौरान यह बॉल आगे की ओर गिरती है। और दूसरी स्थिति रहेगी, इससे अगली तीसरी कंडीशन मैंने दी है, उसमें मैंने कहा कि यह बॉल पीछे की ओर गिरती है। मान लीजिए आप भी सफर कर रहे थे और आपके हाथ में बॉल जो थी वो 40 की स्पीड पर ही थी, और जब ये स्थिति थी आपने हवा में बॉल उछाली, और मैं मान लेता हूं ये 2 से 3 सेकंड के बीच में या हवा में रही, और यह जो ट्रेन थी इस 2 से 3 सेकंड में इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब जब स्पीड बढ़ा दी तो पहले 40 पर थी और अब मान लीजिए 42 पर हो गई, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसने बना ली। अब उस 3 सेकंड के दौरान आप कितने हो गए, 40 से 42, और यह बॉल तो 40 पर ही थी। जब 40 पर ही थी तो यह बॉल पीछे की ओर गिरती है। तो कुछ इस तरीके से भी आपको घुमाकर सवाल पूछेगा। इसका मतलब यह है कि जो पहला नियम है, पहली बात तो किसको बताता है, या सवाल इस तरीके से पूछ ले कि जो गति का पहला नियम है, प्रथम नियम किसे बताता है, तो गति का जो पहला नियम है वो बल को बताता है कि भाई आपके द्वारा बल का मान कितना लगाया गया है। और दूसरी स्थिति रहेगी कि उसमें विस्थापन की स्थिति क्या है, वह जड़त्व की स्थिति में है, नहीं है, या उसका विरोध करने की अवस्था में आती है। तो गति का पहला नियम किसको बताता है, बल को बताने का काम करता है। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि यह जो गति का पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम कहा है। यह इसका मतलब है कि वह अपनी अवस्था में जैसी अवस्था में है वैसी की वैसी अवस्था में बना रहना चाहती है। यदि उसमें कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस बाह्य बल का वह विरोध करता है। आपके ऊपर देखा जाए, मान लीजिए आप सोए हुए कंडीशन में हो, और जब सोई हुई कंडीशन में हो, बल का मान किस पर डिपेंड करेगा, यह बल के प्रकार की स्थिति देखना कि आप सोए हुए थे, आपकी मां ने आवाज दी, आपके कानों में आवाज गई कि खड़े हो जाओ, सुबह क्लास है, चले जाओ, या स्कूल जा रहे हो, मान लो छोटे बच्चे थे, आपके दिमाग में आया कि हाँ मां की आवाज है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, मन नहीं घबराए। लेकिन एक ही मिनट के बाद आपके पिताजी की आवाज है, और जैसे ही पिताजी की आवाज आपके कानों में गई, यह पिंड जो है वह गतिशील हो गया। तो जब गतिशील की अवस्था आई है तो इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी का वो किया गया काम या वो आवाज उस बल का घोतक है जो आपसे परिस्थिति, उस पिंड में विस्थापन ला सकता है। तो यह क्या रहेगा, यह बल को बताने का काम करता है। उसके बाद देखना दूसरे नियम पर बात करते हैं, और दूसरा जो नियम होता है यह जो फोर्स है, सेकंड नियम पर। अब सेकंड नियम जो होता है इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा है। संवेग संरक्षण का नियम, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई भी बल लगाया गया है, और जब यह बल लगाया गया है तो किसी द्रव्यमान के ऊपर लगाया गया है, मास है, और जब यह मास है तो इसके साथ परिवर्तन हुआ है, और ये ए जो है वो एक्सीलरेशन या त्वरण है। अब ये त्वरण जो है यह वेग में परिवर्तन है, और जब वेग में परिवर्तन या विस्थापन जो है, यह विस्थापन किसके सापेक्ष है, वो समय के सापेक्ष है। जब ये समय के साथ विस्थापन रहेगा तो क्या रहेगा भाई, किस में होगा, वेग के साथ विस्थापन है। इसका मतलब यह है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। अब समानुपाती है तो किस तरीके से है, प्रोपोर्शनल है। मतलब यह रहेगा कि आपके द्वारा जितना बल लगाया जाएगा किसी भी वस्तु के ऊपर, तो जितना बल लगाया जाएगा वह उतना ही विस्थापन होगी। मान लीजिए आपके द्वारा किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, और जब 5 न्यूटन का बल लगाया गया था उसी अनुपात में क्या होगी, वो स्थिति विस्थापित होगी। और डिपेंड उसके मास पर भी करेगा कि भाई वो कितनी बड़ी वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, तो वो जो स्थिति है उसमें परिवर्तन जो रहेगा वह लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर आरोपित जो बल होता है वह बल उसके द्रव्यमान, किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल
या आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान व द्रव्यमान के साथ साथ स्थिति क्या रहेगी, उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, किसमें, वह बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझना कि मान लीजिए कोई भी पिंड था और इस पिंड पर मैंने कोई फोर्स लगाया है, इस दिशा में मेरे द्वारा कोई फोर्स लगाया जा रहा है। अब जब इस दिशा में फोर्स लगाया गया है, मेरे द्वारा इस जगह पर धक्का मारा जा रहा है इस पिंड को, और ये जो पिंड है इसका कोई भी मान लीजिए द्रव्यमान है, और जब द्रव्यमान है तो जब ये इस दिशा में, कोई भी इसकी दिशा है, और जब उसकी दिशा है तो उसकी वेग में या उसकी गति में क्या हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है। और जब ये परिवर्तन हुआ है तो किसके सापेक्ष हुआ है, वह समय के सापेक्ष हुआ है। तो यही कहना चाह रहा है कि भाई कोई भी बल है वह किसी पिंड पर जब लगाया जाता है तो उसका एक द्रव्यमान है और साथ में उसके समय के सापेक्ष क्या रहेगा, एस्किलरेशन रहेगा, मतलब उसका त्वरण रहेगा। जब यह त्वरण रहेगा तो उसे जो नाम दिया है वह समानुपाती है, मतलब F जो रहेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान के ऊपर, और साथ ही साथ F जो रहेगा वह एस्किलरेशन की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये जो रहेगा, आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे एस्किलरेशन का मान भी या त्वरण का मान भी बढ़ता हुआ चले जाता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, समानुपाती है। यदि बल का मान बढ़ाते हो तो एस्किलरेशन का मान भी बढ़ जाता है। अब ये जो संवेग रहेगा, या संवेग मैंने कहा, ये संवेग क्या होता है, और संवेग होता है द्रव्यमान इंटू आपका वेग, कि भाई आप कितने वेग से कितने उसको धक्का लगा रहे हो और वह कितना विस्थापित हो पा रही है। जब वस्तु इतनी विस्थापित हो रही है तो उसे क्या कहा है, संवेग कहा है। अब ये संवेग जो होगा, अब दूसरा स्थिति होती है कि यहां पर आवेग और रहेगा, ध्यान देना इस चीज पर भी, कि संवेग और आवेग जो है दूसरे एक दूसरे की स्थिति रहेगी। आवेग जो होता है वह होता है बल, और बल भी साथ साथ क्या रहेगा, उसके साथ समय अंतराल, मतलब जो समय अंतराल रहेगा इसमें t, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसमें जो उदाहरण रहेंगे और साथ ही साथ ऑप्शन को देखकर आपको चुनना है। पहली बात तो यह समझना है कि जो भी बल लगाया गया है वह बल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वह डिपेंड करेगा उस वस्तु के मास के ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर, और साथ ही साथ उसमें परिवर्तन जो होता है समय के साथ, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा बल, और ये एक दूसरे के समानुपाती स्थिति में रहते हैं। तो देखना, इसके ऊपर जो उदाहरण करेंगे उनसे हम समझेंगे कि होता क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। पहला जो नियम देखा है वह बल को दर्शाता है, उसे गति का पहला नियम, और जो दूसरा नियम है उसे संवेग संरक्षण का नियम कहा है। इससे नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसमें हम इसके उदाहरण और तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।